नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम निर्णय में कहा है कि पति पत्नी के बीच की जो बातचीत है, सीक्रेट बातचीत जो विवाह के दौरान उनके बीच में हुई हो, उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है सबूत के तौर पर। यह मामला है जुड़ा हुआ भटिंडा के फैमिली कोर्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें एक पति ने अपने पत्नी की क्रूरता से संबंधित एविडेंस पेश करने के लिए कहा कि अगर देखना हो कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर क्या अत्याचार किए, क्रूरता की, उसके लिए ये बातचीत सुनिए जो एक CD में उसने पेश किया और कहा कि इसमें वो सारे कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हैं जो मेरी पत्नी से मेरे द्वारा हुए हैं। और भटिंडा की फैमिली कोर्ट ने उसको एविडेंस के तौर पर मान लिया। तो पत्नी ने यह दावा किया हाई कोर्ट में कि भाई ये जो बातचीत हुई है ये मुझसे पूछकर तो हुई नहीं है, इसको रिकॉर्डिंग, ये जानकारी मुझे नहीं है कि ये रिकॉर्ड किया जा रहा था, और ऐसी बातचीत को, सीक्रेट बातचीत की रिकॉर्डिंग करना, यह मेरे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। और हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया जा सकता, इसको एविडेंस नहीं मानेंगे क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। आपने उसकी जानकारी में तो रिकॉर्डिंग किया नहीं है, ना उसके कंसेंट से किया है। तो हाई कोर्ट में जाकर ये भटिंडा फैमिली कोर्ट का डिसीजन पलट गया और हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसको सबूत नहीं मानेंगे। अब फिर इस बात पर चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, ये केस पति पत्नी के विवाद से किधर चला गया है? पति पत्नी के विवाद से चला गया है कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, इसको एविडेंस के तौर पर माना जाएगा। ये क्रुएल्टी जो हुई है, इसमें जो पेश किया गया है, इस बातचीत को माना जाएगा कि यह एविडेंस है। इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि राइट टू प्राइवेसी को लेकर और क्या क्या जजमेंट हुए हैं। बस ध्यान रखिए कि यह केस राइट टू प्राइवेसी के बारे में नहीं था, ठीक है। तो कौन कौन से निर्णय हुए हैं वो भी देखेंगे, लेकिन एक एंगल इसमें जुड़ा हुआ था राइट टू प्राइवेसी का, इस वाले केस में भी। तो इसी चीज को थोड़ा सा देखते हैं। भटिंडा की एक पारिवारिक अदालत के फैसले से उपजा हुआ मामला है। मामला यही था जो मैंने आपको बता दिया कि बिना पत्नी के जानकारी के रिकॉर्डिंग की गई थी और उसको एविडेंस के तौर पर पेश किया गया था। भटिंडा के फैमिली कोर्ट ने उसको एविडेंस के तौर पर एडमिट भी कर लिया था, सुन भी लिया था, फैसला भी सुनाया था। लेकिन हाई कोर्ट में जब हुआ दावा तो पत्नी ने कहा कि ये मेरे सहमति से नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, स्पष्ट उल्लंघन है, और इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि यह वैध नहीं माना जाएगा, इस तरह का एविडेंस हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो दूसरी बात कि एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसकी धारा 122 के तहत भी पति पत्नी के बीच गुप्त बातचीत को संरक्षित बताया उच्च न्यायालय ने, और कहा कि इसलिए भी इसे अदालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यूज नहीं किया जा सकता। तो साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 122 क्या कहता है? साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 122 कहता है कि भाई जो व्यक्ति शादीशुदा जिंदगी में अभी जी रहा है या फिर अगर तलाक भी हो गया है तो कभी तो उस व्यक्ति के साथ शादीशुदा जिंदगी में था, इन दोनों के बीच में जो सीक्रेट बातचीत हुई है इसको आप पब्लिक नहीं कर सकते, पब्लिक करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है सामने वाले को। तो 122 यही कहता है कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या पहले रहा है, उसे विवाह के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए संचार को, जो भी कम्युनिकेशन हुआ है, जो बातचीत हुई है, उसको प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे वह विवाहित है या रहा है। इसका मतलब इस केस में इसको देखिए तो पति द्वारा जो बातचीत प्रकट किया गया उसमें पत्नी को बाध्य नहीं किया जा सकता है और पत्नी की सहमति तो नहीं ही ली गई है, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। अब पत्नी ने उसी पर तर्क दिया कि ठीक है भाई, निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो फिर यह केस रफा दफा कीजिए। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक अदालत का मूल आदेश बहाल रहेगा। इसका मतलब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और इस केस को भी भटिंडा के फैमिली कोर्ट को दे दिया है कि फिर से उस पर सुनवाई कीजिए और इसको स्वीकार करते हुए एविडेंस के तौर पर आगे बढ़िए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर पति या पत्नी एक दूसरे की बातचीत गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यह ऑलरेडी एक टूटे हुए रिश्ते को दर्शाता है। अगर पति या पत्नी एक दूसरे पर जासूसी कर रहे हैं तो उस संबंध में बचा क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है। और ऐसी सामग्री का इस्तेमाल अदालत में किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पति पत्नी के बीच की गुप्त रिकॉर्डिंग की जो बातचीत है, यह वैवाहिक मामलों में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इस केस का
वर्डिक्ट है, जिसमें ऑब्वियसली हाई कोर्ट में, क्योंकि पत्नी ने कहा था कि ये मेरे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, जिससे ये बात भी निकलती है कि ऐसे मामलों में पति पत्नी के बीच सीक्रेट तरीके से जो बातचीत की रिकॉर्डिंग की गई है, सीक्रेट बातचीत है, उसको वैवाहिक मामलों में राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने। इस बात को समझना है, ठीक। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व फैसले को इसने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तर्क दिए गए हैं कि इस तरह के साक्ष्य की अनुमति अगर दे दी जाएगी तो उससे क्या होगा, घरेलू सौहार्द बिगड़ जाएगा, वैवाहिक संबंध खतरे में पड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी ऑलरेडी जासूसी कर रहे हैं, इससे जासूसी को बढ़ावा मिलेगा, ये करने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी जासूसी कर रहे हैं तभी तो बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 का उल्लंघन होगा। यह तर्क दिया गया था कि अगर मान लीजिए ये अलाउ कर दिया जाए कि पति पत्नी के सीक्रेट बातचीत को एविडेंस के तौर पर शामिल किया जा सकता है, तो इससे घरेलू सौहार्द बिगड़ जाएगा, इससे वैवाहिक संबंध खतरे में पड़ेंगे और अल्टीमेटली ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 का उल्लंघन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी रिश्ते बिगड़ गए हैं, शादी इस मुकाम पर पहुंची है कि पति पत्नी एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं। ये अपने आप में एक टूटा हुआ रिश्ता है और उनके बीच विश्वास की कमी को दर्शाता है। ऐसे एविडेंस पेश किए जा सकते हैं, ऐसे एविडेंस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वायलेशन नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भटिंडा फैमिली कोर्ट को कि भाई मामले की सुनवाई जारी करो और मुकदमे के दौरान इस रिकॉर्ड की गई बातचीत पर विचार करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब हमें जो देखना है राइट टू प्राइवेसी को लेकर भारत में क्या क्या डेवलपमेंट रहा है, क्या क्या चीजें पहले निर्णय में आ चुकी हैं। इसमें हम देखेंगे पीयूसीएल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट्टा स्वामी केस जो कि ऐतिहासिक फैसला है, उसके पहले एमपी शर्मा केस है और उसके बाद खड़क सिंह केस है। ये 4 केस हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या जजमेंट आया। लेकिन अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि 15 जुलाई तक आपको पता है गुरु पूर्णिमा के मौके पर जो सेल की शुरुआत हुई थी वो 15 जुलाई तक है। आप बहुत आराम से अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले सकते हैं 24,999 रुपए में। 2026 के लिए ये बैच बता रहा हूं मैं, लेकिन 27 और 28 के लिए भी बैचेज हैं, आप चाहें तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अभी 24,999 रुपए में ही पूरी तैयारी का लाभ उठाइए, सिस्टमेटिक तैयारी करना हो तो। 1000+ घंटों की कक्षाएं, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप है, आंसर राइटिंग है, अगर प्रीलिम्स पास करते हैं तो पूरी फीस वापसी है, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं। करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, पूरा देखिए, समझिए, पढ़िए, PDF है वहाँ, शेड्यूल दिया हुआ है। सब कुछ पढ़ने के बाद अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले लीजिए। अब पुराने निर्णय क्या है, देखिए एमपी शर्मा केस 1954 का है। एमपी शर्मा केस में हुआ यह था कि तलाशी ली गई, जिला में डालमिया ग्रुप के कुछ डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया तलाशी लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो फिर यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट ने इसमें वारंट जारी करके तलाशी ली। तलाशी की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई इस आधार पर कि इससे अनुच्छेद 19(1)(f) और 20(3) के तहत जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन हुआ है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं माना कि यह निजता के अधिकार को कोई मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, यानी भाग 3 के अंतर्गत मानने से मना कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए सर्वोच्च न्यायालय की 8 न्यायाधीशों की पीठ थी और किसी भी पिछले बेंच के फैसले को पलटने के लिए उससे बड़ी बेंच बैठानी होती है, इसका काम बाद में आएगा। इसके बाद खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य था। खड़क सिंह एक डकैत थे, 1962 का मामला है। खड़क सिंह एक डकैत थे, डकैती के आरोप में उन पर FIR हुआ, FIR दर्ज हुआ, कोर्ट में साबित नहीं हो पाया, खड़क सिंह छूट गए। जब खड़क सिंह छूट गए तब पुलिस ने उन पर सर्विलांस किया और पुलिस ने जब सर्विलांस किया इसका मतलब पीछे लगाया, उनके निजता के अधिकार के उल्लंघन का मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और निगरानी रखने के आरोप में, मतलब निगरानी रखने को चैलेंज किया खड़क सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पुलिस अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों को चुनौती दी गई। 19(1)(d) के आधार पर, यानी पूरे देश में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, इन लोगों की वजह से नहीं कर रहे हैं, पीछे पीछे लगे हुए हैं। और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के आधार पर कोर्ट ने इसमें भी, इस केस में भी कैटेगरिकली ये नहीं माना कि भाई पार्ट 3 के अंदर आपके निजता का अधिकार शामिल है।
ठीक है। तो मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं दी गई है निजता के अधिकार का, कोर्ट का यही रुख था खड़क सिंह के मामले में। लेकिन फिर एक इंपॉर्टेंट केस आया, पीयूसीएल केस 1997 का। पीयूसीएल केस दरअसल था फोन टैपिंग से रिलेटेड। उस जमाने में फोन टैपिंग, आपको पता है मोबाइल का जमाना तो था नहीं, फोन टैपिंग हुआ करता था। फोन टैपिंग केस में जब चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में पीयूसीएल केस में, तो पहली बार फोन टैपिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, टेलीग्राफ एक्ट 1985 के सेक्शन 5 के तहत पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को यह शक्ति दी गई है कि वो फोन टैपिंग कर सकते हैं, सर्विलांस कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके तहत जो रूल बनाए जाने चाहिए थे टेलीग्राफ एक्ट 1985 के तहत, वो रूल सरकार ने नहीं बनाए हैं, और रूल नहीं बनाने की वजह से ये एक एब्सोल्यूट पावर देता है स्टेट को, जो कि नहीं हो सकता। आप रूल बनाइए, रूल के अकॉर्डिंग काम कीजिए, रूल तो आपने बनाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइन हम दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या आपको आधार होना चाहिए। फोन टैपिंग तो ठीक है होगा, लेकिन इन आधारों के बिना फोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन ही माना जाएगा। तो आधार क्या क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो भाई भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो जाए, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को खतरा हो जाए तब फोन टैपिंग कीजिए, देश की सुरक्षा का सवाल हो जाए तब फोन टैपिंग कीजिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना हो तब कीजिए। लेकिन ये ऑर्डर जो जारी होगा फोन टैपिंग का, ऐसे ही रैंडमली कोई अधिकारी फोन टैपिंग किसी का नहीं कर देगा, बल्कि ये ऑर्डर जारी होगा केंद्र के स्तर पर होम सेक्रेटरी के द्वारा, गृह सचिव के स्तर पर ऑर्डर जारी होगा, ठीक है, और राज्य के स्तर पर मुख्य सचिव, गृह सचिव, दोनों ही लेवल पर। लेकिन इन ऑर्डर्स की भी जांच करने के लिए एक कमेटी होगी, जो केंद्र के स्तर पर इस कमेटी को लीड करेगा कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव। ये ऑर्डर भी किसी गलत मंशा से नहीं दिए गए, इसके लिए उस पर भी एक चेक लगा दिया। एक तो ये ऑर्डर दिया जा रहा है, फोन टैपिंग तभी होगा जब केंद्र के स्तर पर होम सेक्रेटरी दे ऑर्डर, राज्य के स्तर पर गृह सचिव दे, होम सेक्रेटरी दे ऑर्डर, और इन ऑर्डर्स को भी जांचा जा सकता है उस केंद्र के लेवल पर कैबिनेट सेक्रेटरी के लीड में और राज्य के लेवल पर मुख्य सचिव के लीड में। अब इसका मतलब क्या है? फोन टैपिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी कि आप ऐसे फोन टैपिंग नहीं कर सकते, ठीक। पीयूसीएल केस में ये अनुमति की बात हो गई, फोन टैपिंग को उसने माना कि भाई इससे अधिकार, निजता के अधिकार पर हमला होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंदर नहीं माना है, कैटेगोरिकली मेंशन नहीं किया है कि भाग 3 का पार्ट है। लेकिन ऐतिहासिक जजमेंट आया पुट्टास्वामी केस में। पुट्टास्वामी खुद एक न्यायमूर्ति थे, केएस पुट्टास्वामी, और भारत संघ से इनका केस था 2017 का। सुप्रीम कोर्ट में भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को निजता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मेंशन कर दी। ध्यान रखिए, ये 9 जजेस की बेंच थी। मैंने अभी बताया ना कि जो पिछला जजमेंट, जो सबसे बड़ी जजों की बेंच थी, वो 8 जजों की बेंच थी। एमपी शर्मा वाली बेंच 8 जज की थी, और खड़क सिंह वाली बेंच 6 जज की थी। अब जब भी फैसला ये पलटेगा तो 8 से बड़ी जजों की बेंच बैठकर फैसला पलटेगी। तो एक तरीके से इन दोनों फैसलों को पलटने के लिए इससे बड़ी जज की बेंच बैठी, बड़ी जजों की, और 9 जजों की बेंच ने पुट्टास्वामी केस में कहा कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को निजता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, और निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है, यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। इसके साथ साथ सिर्फ आर्टिकल 21 के ही अंतर्गत नहीं है, भाग 3 द्वारा जो स्वतंत्रता दिए गए हैं उनके भी एक भाग के रूप में है, यानी आर्टिकल 19 के तहत भी। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आप इसको आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के कंपार्टमेंट में मत बांधिए, ये बल्कि भाग 3 में फैले हुए हैं निजता के अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे डिसाइड होगा कि निजता के अधिकार के भीतर किस किस चीज को ले आना है, ये केस बाय केस डिसाइड होगा, अलग अलग केस में डिसाइड होगा कि क्या क्या चीजें निजता के अधिकार में आती हैं और क्या क्या चीजें में सरकार निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती।
तो इस तरह से निजता का अधिकार इवॉल्व हुआ है इंडिया में। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से संबंधित है? के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 17, एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्रा 1954, खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1962 या फिर गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1975? इसका जवाब आप दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। खूब ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस की, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।